A warm welcome to SGT यूनिवर्सिटी। कोरोना की महामारी से पिछले 2 सालों से हम जूझ रहे हैं। हर दिन एक नया सवाल, एक नई खबर के साथ आता है। जैसे कि अब फैला हुआ है ब्लैक फंगस का खौफ। इस ब्लैक फंगस के बारे में हमारे डाउट्स और सवालों को दूर करने के लिए हमारे साथ हैं माननीय डॉक्टर विकास कक्कड़ जी, जो कि HOD एंड प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ENT SGT यूनिवर्सिटी से हैं। आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे, क्या ये ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी है? ये कोई नई बीमारी नहीं है, लेकिन ये बहुत रेयर डिजीज़ है। पहले हम साल या 2 साल में 1 या 2 केसेस देखा करते थे, लेकिन कोविड के बाद ये बहुत सारे केसेस आने लग गए हैं। आपने अक्सर देखा होगा, अगर पकाया हुआ खाना बाहर छोड़ दें तो उसके ऊपर फंगस लग जाती है। ये वही चीज़ है जो पेशेंट्स में आई है, लेकिन उन्हीं पेशेंट्स में होती है जिनकी इम्यूनिटी लो हो। कोरोना इटसेल्फ से इम्यूनिटी लो हो जाती है। पेशेंट अगर डायबिटिक है तो उसमें ब्लैक फंगस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो पेशेंट स्टीरॉइड्स पे रहे हैं, लंबे टाइम तक रहे हैं, हाई डोसेस दिए गए हैं, उन पेशेंट में इनके चांसेस होने के ज़्यादा रहते हैं। सर, ये बीमारी कैसे फैलती है और क्या ये कंटेजियस है? सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए, कंटेजियस बिल्कुल भी नहीं है। एक मरीज़ से या दूसरे मरीज़ में नहीं फैलती है। अगर किसी स्टाफ नर्स को, किसी स्टाफ मेंबर को या फैमिली मेंबर को पेशेंट से ये बीमारी नहीं हो सकती। ये हवा में इसके स्पोर्स हर जगह हैं, मिट्टी में है, हमारे बॉडी में है, नाक में है, एज ए नॉर्मल कमेंसल्स भी हैं। लेकिन पेशेंट की जब इम्यूनिटी कम हो जाती है, उनमें ये फंगस ग्रो कर जाती है और ये इस फंगस के ग्रो करने के बाद हाइफी बनते हैं। और इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये ब्लड वेसल को इन्वेड कर जाती है, जिससे उस पर्टिकुलर पार्ट की ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है और वो पार्ट गलने सड़ने लगता है, ब्लैक हो जाता है। इसीलिए इसको ब्लैक फंगस भी कहते हैं। सर, इसके लक्षण क्या है? इसके मुख्य लक्षण हैं, डिपेंड करता है कौन सा बॉडी का पार्ट इन्वॉल्व है। अक्सर ये बीमारी नाक या मुंह के ज़रिए फैलती है। नाक में नॉर्मली हवा में स्पोर्स जो होते हैं नाक में आ जाते हैं। पेशेंट की इम्यूनिटी कम होने के कारण ये जर्मिनेट करते हैं। फिर ये साइनसिस को इन्वॉल्व कर सकते हैं। साइनसिस के बाद ये आँख में जा सकते हैं, आँख से ये दिमाग में जा सकते हैं और सांस की नली के द्वारा ये लंग्स में भी जा सकते हैं। अब तो ये भी देखा गया है कि पेट में भी ये फंगस चली जाती है और इसके लक्षण पाए गए हैं। कुछ पेशेंट्स में स्किन इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द एरिया इन्वॉल्व, लक्षण होंगे नाक से पानी बहना, नाक बंद रहना, नाक से खून आना, नाक से बदबू आना, सिर दर्द होना, फीवर होना, उल्टी आना, फेस पे स्वेलिंग हो सकती है, फेस पे नमनेस हो सकती है। और अगर ओरल कैविटी इन्वॉल्व है तो उसमें दांत ढीले हो सकते हैं, दांत गिर सकते हैं और पेशेंट को पैलेट के ऊपर ब्लैक पैचेस भी हो सकते हैं। कुछ केसेस में तो परफोरेशन भी हो जाती है। और अगर लंग्स इन्वॉल्व हैं तो पेशेंट को चेस्ट पेन हो सकती है, पेशेंट को खांसी होगी, ब्रेथलेसनेस होगी और कई बार तो स्पूटम के साथ ब्लड भी आ जाता है। अगर दिमाग में ये फंगस चली गई है तो पेशेंट का मेंटल स्टेटस चेंज हो सकता है और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। अगर स्किन इन्वॉल्व है तो स्किन के ऊपर इनिशियली क्या होता है, स्किन ब्लैक पड़ने लग जाती है। ब्लैक पड़ने के बाद धीरे धीरे उसके ऊपर अल्सर बन जाते हैं, ज़ख़म बन जाते हैं और वो स्किन सारी गल सड़ जाती है और खाई जाती है। और जब ये आँख की इन्वॉल्वमेंट होती है तो हमें शुरू में ध्यान देना चाहिए, आँख लाल तो नहीं है, आँख के आसपास कोई स्वेलिंग तो नहीं है, जहाँ पे हम चश्मा पहनते हैं इस जगह पे कोई नाक के ऊपर कोई स्वेलिंग तो नहीं है, उसको रेडनेस तो नहीं है, कोई ब्लैक पैचेस तो नहीं है। और आँख खुलने में भी दिक्कत हो सकती है, आँख की मूवमेंट कम हो सकती है, विज़न कम हो सकता है, डबल विज़न हो सकता है और बाद में तो आँख से पूरी तरह से दिखाई देना भी बंद हो जाता है। सर, लेकिन क्या इसको हम कोविड से रिलेट कर सकते हैं?
जैसे कि मैंने आपसे बताया है कि ये उन पेशेंट्स में होता है जिनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। कोविड के कारण भी इम्यूनिटी कम हो जाती है। अगर कोविड के साथ साथ पेशेंट डायबिटिक भी है और वो डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। या पेशेंट को स्टीरॉइड्स दिए गए हैं, लंबे टाइम के लिए दिए गए हैं और अधिक मात्रा में दिए गए हैं, या फिर पेशेंट आईसीयू में रहा है, लंबे टाइम के लिए रहा है आईसीयू में, उन पेशेंट्स में ब्लैक फंगस के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। पेशेंट को अस्पताल कब रिपोर्ट करना चाहिए, कहाँ रिपोर्ट करना चाहिए, ताकि इस चीज़ को प्रिवेंट किया जा सके या अर्ली डायग्नोज किया जा सके? जैसे कि मैंने आपको सिम्टम्स के बारे में बताया, इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, फेस पे स्वेलिंग हो जाती है, दांत गिर सकता है। अगर शुरू में ही नाक से जैसे खून आए, बदबू आए और नाक से ब्लैकिश कलर का डिस्चार्ज हो, आँख की रेडनेस हो, ये इनिशियल सिम्टम्स हैं। नमनेस हो, कोई जबड़े में दर्द हो रही हो, इमीडिएटली पेशेंट को हॉस्पिटल में डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए और पूरा अपना एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। सर, पेशेंट ने डायग्नोसिस करने के लिए अस्पताल आ गए, सर इसकी ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले तो हमें इस बीमारी को कंफर्म करना होता है कि ब्लैक फंगस ही है। उसके लिए सबसे पहले हमें कंप्लीट ईएनटी एग्जामिनेशन होना चाहिए। उसके बाद दूरबीन के द्वारा नेज़ल एंडोस्कोपी होनी चाहिए, जिससे हमें पता चलेगा कि कुछ ऐसे फीचर्स हैं नाक के एग्जामिनेशन में जिससे हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को ब्लैक फंगस है कि नहीं। जैसे मिडिल टर्मिनेट की ब्लैकनिंग हो जाती है, अगर ब्लैकनिंग है, कुछ साइन हमें मिलता है, उसी टाइम हमें स्वैब लेके माइक्रोबायोलॉजी के लिए, स्मीयर के लिए भेजना चाहिए। और अगर हो सके तो हमें बायोप्सी भी ले लेनी चाहिए ताकि हिस्टोपैथोलॉजी करवा सकें। उसके बाद पेशेंट को हमें एमआरआई या सीटी स्कैन करवाना चाहिए और उसकी फाइंडिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके की आगे ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। सर ट्रीटमेंट में हॉस्पिटल एडमिशन बहुत ज़रूरी है, और जो इसकी जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो कैसे आईवी में होती हैं या टैबलेट फॉर्म में होती हैं, इसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? पेशेंट का एडमिशन बहुत ज़रूरी है। इसकी दवाइयाँ जो अभी तक चल रहा था, एम्फोटेरिसिन बी ही इफ़ेक्टिव है। पेशेंट को एडमिशन की 4 to 6 वीक्स पेशेंट को एम्फोटेरिसिन बी दी जाती है। इसके ट्रीटमेंट के 2 पार्ट्स हैं। एक तो हमें सर्जरी करनी पड़ सकती है। सर्जरी का मेन रोल ये है कि हमें गले सड़े पार्ट को हमें निकालना है ताकि एंटी फंगल एजेंट जो है अपना काम कर सकें। जैसे कि मैंने आपको बताया, उस एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं होती है, जो पार्ट सड़ जाता है तो वहाँ उस एरिया में दवाई भी नहीं पहुँचेगी। तो इसीलिए उस पार्ट का निकालना बहुत ज़रूरी है। सर्जरी के द्वारा हम उस पार्ट को निकाल देते हैं। उसके बाद हम एम्फोटेरिसिन बी पेशेंट को देते हैं, जो कि 4 to 6 वीक दी जानी चाहिए। एम्फोटेरिसिन बी कोर्स कंप्लीट होने के बाद हमें ओरल टैबलेट देते हैं। पोसाकोनाजोल की टैबलेट दी जाती है, जो कि अनदर 3-4 वीक्स के लिए दी जाती है, और इस पे दौरान पेशेंट को रेगुलर चेकअप के लिए भी आना होता है। सर, इसके बचाव के लिए आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे हमें? सबसे पहले तो ये है कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें। जिनको कोविड हो चुका है और वो डायबिटिक्स हैं, वो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे नहीं जाएं। हमेशा मास्क पहन के रखें, और कहीं पे कोई पानी की लीकेज हो रही हो तो उसके पास नहीं जाएं। कोई सीवरेज की ड्रेनेज कहीं डिफेक्टिव हो तो उसके पास नहीं जाएं। और गले सड़े खाने को, जैसे वेजिटेबल्स हैं, ब्रेड है, फ्रूट्स हैं, पेपर है, लकड़ी है या खाद है, किसी चीज़ को भी वो हैंडल नहीं करें। अगर उनको गार्डनिंग या फार्मिंग करनी हो, उन्हें ग्लव्स पहन के करनी चाहिए और अपनी शर्ट पे फुल स्लीव्स पहननी चाहिए ताकि बॉडी का कोई भी पार्ट एक्सपोज नहीं रहे। और कोई भी लक्षण होता है, जो ऊपर बताए गए लक्षण में से कोई भी लक्षण होता है, तो उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना चाहिए और अपनी जांच करवानी चाहिए। Thank you very much, sir. But I would just request you at the end of the show to give us a take-home message. मेरा मैसेज है सभी डॉक्टरों से है, स्टीरॉयड्स को सही मात्रा में यूज़ करें, सही समय में यूज़ करें और सही ड्यूरेशन के लिए यूज़ करें। जो भी कोविड में पेशेंट एडमिटेड है, उसको ये पूरा राइट है कि अपने डॉक्टर से पूछ सके क्या मेरे को स्टीरॉयड्स दिए जा रहे हैं, अगर दिए जा रहे हैं तो किस मात्रा में दिए जा रहे हैं।
अगर किसी को कोविड हो चुका है उसको हमें अपनी इम्यूनिटी बनाए रखनी चाहिए, ब्लड शुगर कंट्रोल में रखना चाहिए और जैसे कि मैंने बताया है दूसरी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। इन द एंड आई वुड से स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू सर।